रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आप जानते होंगे। हमास, गाजा, फिलीपींस, इन सभी में जो आज ये लड़ाई हो रही है, अगर ये लड़ाई आज से कई हजार साल पहले होती तो शायद इतने बम धमाके नहीं होते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास उस वक्त इतना नहीं हुआ था। लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी एक और हमें बर्बाद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये हमें बहुत ज्यादा आगे ले जा सकती है। आज हम बात इन युद्ध या लड़ाइयों की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आने वाले 50 सालों की खूबसूरत दुनिया के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 MB का मेमोरी कार्ड है, जो कि साल 1956 का है। और अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है 1 TB का मेमोरी कार्ड, जो कि आज यानी कि प्रेजेंट टाइम का कार्ड है। अब आप देखिए कि पिछले 70 सालों में ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तो जरा सोच कर देखिए कि आने वाले 50 सालों में ये टेक्नोलॉजी कहां पहुंच जाएगी। शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो हमें इस बारे में अनुमान लगाने में मदद कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी के विकास में जिस रफ्तार से आज हम चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी अचीव कर लें। अब ये टाइप 1 टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। साल 1964 में सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमर निकोला कार्दाशेव ने किसी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जानने के लिए एक मेथड दिया था, जिसे हम कार्डासिव स्केल कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, कार्डासिव स्केल पर उसे उतना ही एडवांस माना जाता है। इसके अनुसार टाइप 1 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जो पूरे प्लेनेट की एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल कर सकती है। वहीं एक टाइप 2 सिविलाइजेशन पूरी की पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को इस्तेमाल करने की क्षमता रखती है। यानी हम इंसानों को टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए इस धरती पर मौजूद पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करना सीखना होगा। फिलहाल की बात करें तो हम कार्डासिव स्केल पर 0.75 पोजीशन पर हैं। अब आपको ये नंबर टाइप 1 सिविलाइजेशन के बहुत क्लोज लग रहा होगा, लेकिन 0.75 स्केल पर होने के बावजूद भी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में सिर्फ 0.2% एनर्जी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया और जापानी एयरोस्पेस एजेंसीज ने मिलकर इस प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन दिया है, और इसका नाम है SOPR प्रोजेक्ट सोलर पावर सैटेलाइट। इसमें धरती की ऑर्बिट में एक विशाल हेक्सागोनल मिरर सेट किया जाएगा, जो सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करके सोलर पैनल बेस्ड सैटेलाइट को लगातार भेजेगा। ये सैटेलाइट इस एनर्जी को रेडियो वेव्स के फॉर्म में धरती पर भेज देगी, और यहाँ इन्हें रेक्टिफाई एंटीना की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में बदल लिया जाएगा। SOPR प्रोजेक्ट अभी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, लेकिन इसमें अभी से प्रॉब्लम्स मिलना शुरू हो चुकी हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रोफेसर ने एक एस्टिमेट किया है कि इस प्रोजेक्ट से धरती का कार्बन फुटप्रिंट लगभग 100 गुना तक बढ़ जाएगा। इसमें धरती का एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल जाएगा, और फिर इस ग्रह पर इंसानों का रहना इम्पॉसिबल होगा। क्या हमें अपनी एनर्जी की नीड्स के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी? और अगर नहीं, तो क्या हमें हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड रहना होगा? स्लोवेनिया के एक इंस्टीट्यूट ने बताया कि अगले 133 सालों में धरती के सारे कोल रिजर्व खत्म हो जाएंगे, और क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस भी अगले 50 सालों में ही खत्म हो जाएंगे। आने वाले सालों में न सिर्फ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, बल्कि इससे अंटार्कटिका की सारी बर्फ भी पिघल जाएगी, जिससे धरती का ओशियन लेवल बहुत हद तक बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में ओशियन में 60 मीटर तक पानी की लहरें उठने लगेंगी, और दुनिया की कई मेजर कोस्टल सिटीज पानी में डूब जाएंगी। अब अगर बात करें न्यूक्लियर एनर्जी की, तो ये आज हमारी 15% एनर्जी को पूरा कर रही है। पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने खतरनाक होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अगर हम अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता लगाकर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर भी लें, तब भी हम कार्डासिव स्केल पर ज्यादा से ज्यादा 0.85 तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन एक तरीका है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद कर सकता है, और वो है हाइड्रोजन और हीलियम का थर्मा न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसे थर्मा न्यूक्लियर प्लांट 138 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि हमारे एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट मैक्सिमम 17.6 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट की एनर्जी ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट एस्टेब्लिश्ड करना हम इंसानों की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मुश्किल है, या यूं कह सकते हैं कि इंसानों की टेक्नोलॉजी के बस से बाहर की बात है, क्योंकि इसे बनाने में जितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, उतनी एनर्जी तो ये खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आज हम इंसान अपनी 11% एनर्जी नीड्स को हाइड्रो, विंड एंड सोलर एनर्जी से पूरा कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का श्रेय 7% है। अगर हम इसे 5 गुना बढ़ा भी दें, तब भी हम कार्डासिव स्केल पर ना के बराबर ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हम चांद की ग्रेविटी से भी एनर्जी बना सकते हैं। चांद अपनी ग्रेविटी के कारण ओशियन में बाढ़ लाता है। अगर हम समुद्र के किनारे एक सिचुएशन बना दें जिसमें अंडर वाटर प्रोपेलर लगे हों, तो ये हर बार लहरों के आने जाने पर घूमने लगेगा, और ऐसे स्टेशन 300 मेगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखेंगे। इससे तकरीबन 2 लाख से ज्यादा घरों की इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी
हुई होगी। सिर्फ चांद की ही नहीं, हम धरती के कोर की एनर्जी का इस्तेमाल करके भी एनर्जी बना सकते हैं। धरती का कोर लगातार सरफेस पर 44 टेराबाइट एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगर हम इस एनर्जी को ऑब्टेन करके उसे स्टोर करना सीख जाएं तो हम कार्टेसिव स्केल पर तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। साल 1973 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगर निकोला ने कार्डेसिवर के आइडिया को बढ़ाते हुए कहा कि एक टाइप 1 सिविलाइजेशन सारे प्लेनेटरी डिजास्टर को कंट्रोल कर पाएगी, यानी कि सुनामी, अर्थक्वेक, टॉर्नेडो जो आज हमारे लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल बने हुए हैं, वो टाइप 1 सिविलाइजेशन के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा एनर्जी का सोर्स मात्र होगा। मतलब हम उससे भी एनर्जी निकाल पाएंगे। बात करें साल 2010 की, तो इस दौरान जॉन स्टोर हॉल नामक एक साइंटिस्ट ने वेदर मशीन का आइडिया दिया था। इसमें 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले डायमंड की छोटी सी बॉल पूरे प्लेनेट को घेरे होगी और इसकी थिकनेस 1 नैनोमीटर जितनी होगी और ये धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में तकरीबन 30 किलोमीटर की हाइट पर होगी। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन और एक कंट्रोलिंग डिवाइस होगा जो इसकी मूवमेंट और स्पिन को कंट्रोल करेगा। ये डायमंड बॉल्स पूरे सूरज की लाइट को धरती पर कुछ स्पेसिफिक एरियाज की ओर रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकेंगे। वेदर मशीन के आइडिया ने साइंटिफिक कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ साइंटिस्ट इसे इम्पॉसिबल मानते हैं तो कुछ इस फील्ड में आगे भी रिसर्च करने के पक्ष में हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि साल 2025 तक हो सकता है हम इस आइडिया को टेस्ट करें। हालांकि धरती पर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकती है। नेचर के साथ छेड़छाड़ क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण बन सकता है और धरती पर ही नहीं, अब धरती पर एक नई शुरुआत तो होगी, लेकिन अगर इस तरह से हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन भी गए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी और शायद हमारी पूरी सिविलाइजेशन का ही अंत हो जाए। साल 2019 में फिलीपींस के कुछ स्टूडेंट्स ने एनर्जी बनाने का आइडिया भी दिया था। मुंबई और दिल्ली जैसी मेगा सिटीज जहां बहुत ज्यादा शोर होता है, ऐसे में एक शहर से हम 1500 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ साउंड से ही नहीं, बल्कि हमें उस मटेरियल से भी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करनी होगी जो हर साल हम वेस्ट करते हैं। साल दर साल हम करोड़ों टन प्लास्टिक प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और इसमें से सिर्फ 10% ही रिसाइकल हो पाती है और बाकी लाखों सालों तक नेचर की गोद में डिकम्पोज होने के लिए पड़ी रहती है। प्लास्टिक पायरोलाइसिस एक ऐसी तकनीक है जिससे हम इस यूज्ड प्लास्टिक से फ्यूल बना सकते हैं। इसमें प्लास्टिक को वैक्यूम में जलाया जाता है जिससे ये बिना स्मोक के जल जाती है और इससे निकलने वाले ऑयल को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम अर्थ के ओशियन में मौजूद प्लास्टिक को पायरोलिसिस के जरिए फ्यूल में बदल देंगे तो हम इंसान भी टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। पर एक चीज ऐसी है जो हमें बहुत कम समय में एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बना सकती है। आप इस बारे में सोच भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं एंटी मैटर के बारे में। एंटी मैटर एक नॉर्मल मैटर की तरह ही होता है, बस इसकी प्रॉपर्टी मैटर के बिल्कुल उलट होती है। जब मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स टकराते हैं तो इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर से 52,300 मेगाटन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जो 4 करोड़ घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में मददगार साबित होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि धरती पर कुछ भी एंटी मैटर नहीं है और स्पेस में तैरते एंटी मैटर को ट्रैप करना उतना ही आसान है जितना कई किलोमीटर के एरिया में एक छोटी सी सुई को ढूंढना। रिसेंटली हमें पता चला है कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड एंटी मैटर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है और इसके अराउंड हमें काफी सारे एंटी मैटर मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी और ऐसा होने पर धरती का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा और हमारी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सूरज की हार्मफुल रेडिएशन का शिकार बन जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये घटना न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि धरती पर मौजूद पूरे जीव जंतुओं के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगी और टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का हमारा सपना ही रह जाएगा, यानी हम फिर से पहुंच जाएंगे स्टोन एज में। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मल्टी प्लैनेटरी सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके मल्टीवर्स पर बना हमारा रिसेंट वीडियो देख सकते हैं।